नमस्ते, आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक ऐसी किताब के कुछ हिस्से हैं जो एक बहुत ही बेचैन करने वाला सवाल पूछती है। सवाल ये कि क्या हम सच में आजाद हैं? मतलब? राजनीतिक तौर पर तो हैं। हाँ, राजनीतिक तौर पर तो है, लेकिन क्या हमारी सोच आज भी गुलाम है? हम बात कर रहे हैं औपनिवेशिक मानसिकता की। और जे साईं दीपक की किताब इंडिया दैट इज भारत के आधार पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये चीज है क्या और इसकी जड़ें कितनी गहरी हैं। बिल्कुल। और ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि स्रोत के मुताबिक ये कोई बीती हुई कहानी नहीं है। नहीं है? ये सोच आज भी हमारे कानून में, हमारी शिक्षा में और हम खुद को कैसे देखते हैं, इन सब पर असर डाल रही है। ये एक अदृश्य चश्मे की तरह है जिसे हम पहने हुए हैं बिना ये जाने कि वो चश्मा वहां है भी। अदृश्य चश्मा, ये एक बहुत दमदार शुरुआत है। तो चलिए सबसे पहले उस बुनियादी फर्क को समझते हैं जो किताब बताती है। उपनिवेशवाद यानी कोलोनियलिज्म और औपनिवेशिकता यानी कोलोनियलिटी। हाँ। सुनने में तो ये काफी एक जैसे लगते हैं। हाँ, लगते तो है, लेकिन इनके बीच जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, कोलोनियलिज्म वो राजनीतिक और फौजी शासन था। हाँ, ब्रिटिश राज। हाँ, ब्रिटिश राज, जो 15 अगस्त 1947 को खत्म हो गया। झंडा बदला, शासक चले गए, कहानी खत्म। कहानी खत्म। लेकिन कोलोनियलिटी वो चीज है जो पीछे रह जाती है। ये सत्ता का वो ढांचा, वो सोच है जो आजादी के बाद भी समाज में बनी रहती है। अच्छा, तो ये ऐसा है जैसे कोई किराएदार घर खाली करके चला गया, लेकिन घर का सारा फर्नीचर, दीवारों का रंग, यहाँ तक कि सोचने का तरीका भी अपने हिसाब से छोड़ गया है। क्या बेहतरीन मिसाल है, बिल्कुल यही। और हम आज भी उसी में जी रहे हैं। बिल्कुल, ये एक मानसिक विरासत है। इसमें गुलाम बनाया गया समाज खुद को, अपने इतिहास को, अपनी संस्कृति को उसी नजर से देखने लगता है जिससे उसका शासक देखता था। अरे वाह! स्रोत इसे कल्पना का उपनिवेशीकरण कहते हैं। कल्पना का उपनिवेशीकरण मतलब आपकी कल्पना शक्ति पर ही कब्जा कर लिया गया है। आप वही सपने देखते हैं जो आपका मालिक आपको दिखाना चाहता था। बिल्कुल। उफ, ये तो बहुत गहरा है। तो अगर ये वायरस इतना गहरा है तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? ये सिर्फ अंग्रेजों और ईस्ट इंडिया कंपनी की कहानी तो नहीं लगती। नहीं, बिल्कुल नहीं। किताब हमें और भी पीछे ले जाती है, लगभग 500 साल पहले, एज ऑफ डिस्कवरी यानी खोज के युग तक। 1492 कोलंबस। हाँ, 1492 में कोलंबस की यात्रा एक अहम मोड़ थी, लेकिन स्रोत ये साफ करते हैं कि ये सिर्फ जमीन या व्यापार की खोज नहीं थी। तो फिर क्या था? इसके पीछे एक बहुत मजबूत धार्मिक प्रेरणा थी। धार्मिक प्रेरणा मतलब? इसका सबसे बड़ा सबूत है 1493 का पोप का एक फरमान, जिसे इंटरसेटेरा कहा जाता है। अच्छा। इस दस्तावेज में पोप ने स्पेन और पुर्तगाल के ईसाई शासकों को यह अधिकार दे दिया था कि वे दुनिया में कहीं भी ऐसी जमीन पर कब्जा कर सकते हैं जहां गैर ईसाई लोग रहते हैं। एक मिनट, ये तो चौंकाने वाली बात है। हाँ। मतलब यूरोप में बैठा एक धार्मिक नेता एक दस्तावेज पर दस्तखत करता है और दुनिया के दूसरे कोने में करोड़ों लोगों की जमीन और जिंदगी पर किसी और का हक हो जाता है। यही हुआ। ये एक तरह से वैश्विक कब्जे का लाइसेंस था। लाइसेंस, आपने सही शब्द इस्तेमाल किया। बिल्कुल। और यहीं से एक विश्व दृष्टि का जन्म हुआ जिसने दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया। एक तरफ सभ्य ईसाई यूरोपीय और दूसरी तरफ बाकी सब, जिन्हें सभ्य बनाया जाना था। हाँ। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। आधुनिकता और तर्कसंगतता जैसे विचार, जिन्हें हम आज बहुत अच्छा मानते हैं, हाँ, मानते हैं। उन्हें भी इसी प्रोजेक्ट के हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया। ये कैसे? आधुनिकता तो अच्छी चीज है ना? हाँ, किताब का तर्क है कि आधुनिक और तर्कसंगत होने का मतलब ही यूरोपीय होना बना दिया गया। अच्छा। यूरोपीय विज्ञान ही सच्चा विज्ञान था, यूरोपीय इतिहास ही सच्चा इतिहास था, और यूरोपीय जीवन शैली ही प्रगति का एकमात्र रास्ता। बाकी सभी संस्कृतियों और ज्ञान प्रणालियों को पिछड़ा हुआ, अंधविश्वासी या अतार्किक कहकर खारिज कर दिया गया। ये एक बौद्धिक कब्जा था जो फौजी कब्जे से कहीं ज्यादा खतरनाक साबित हुआ। ये तो हुई वैश्विक कहानी की शुरुआत। लेकिन ये विचार, ये ढांचा भारत कैसे पहुंचा? जाहिर है ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाजों पर बैठकर। पर क्या वे सिर्फ मसाले और कपड़ा लेने आए थे? किताब में दिए गए सबूत बताते हैं कि उनका मिशन शुरू से ही सिर्फ व्यापार नहीं था। अच्छा। 1683 के एक चार्टर का जिक्र है जिसमें ब्रिटिश क्राउन ने कंपनी को हीदन नेशंस यानी गैर ईसाई राष्ट्रों के खिलाफ युद्ध छेड़ने का साफ साफ अधिकार दिया था।
मतलब ये एजेंडा छुपा हुआ नहीं था, ये सब कुछ ऑन पेपर था। बिल्कुल नहीं, बल्कि 1698 के चार्टर में तो बाकायदा एक मिशनरी क्लॉज जोड़ा गया। मिशनरी क्लॉज। करे जाहिर है ये सुधार उनकी अपनी ईसाई परिभाषा के अनुसार होना था। बिल्कुल, जिसमें भारतीय मान्यताओं को स्वाभाविक रूप से हीन और सुधार के लायक माना गया। तो पहले उन्होंने वैचारिक जमीन तैयार की और फिर उसे लागू करने के लिए संस्थाएं बनाई, और शायद इसका सबसे बड़ा हथियार शिक्षा बनी। यहाँ मैकॉले का जिक्र जरूर आएगा। हाँ, 1835 का मैकॉले का मिनट ऑन एजुकेशन वो इस प्रोजेक्ट का एक तरह से मैनिफेस्टो था। उनकी वो मशहूर लाइन तो सबको याद है कि वे एक ऐसा वर्ग बनाना चाहते हैं जो रक्त और रंग में भारतीय हों, लेकिन पसंद, विचार, नैतिकता और बुद्धि में अंग्रेज हों। बिल्कुल। लेकिन ये सिर्फ भाषा बदलने की बात नहीं थी, है ना? ये एक तरह का इंटेलेक्चुअल अपग्रेड बताकर किया गया। सही कह रहे हैं। जैसे आज हम कहते हैं कि पुराना फोन छोड़कर नया स्मार्टफोन ले लो, वैसे ही उन्होंने कहा कि अपनी सदियों पुरानी ज्ञान परंपराओं को छोड़कर हमारा मॉडर्न सिस्टम अपना लो। बिल्कुल सही तुलना है। उन्होंने संस्कृत, अरबी और फारसी के ज्ञान प्रणालियों को ये कहकर खारिज कर दिया कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक शेल्फ ही भारत और अरब के समूचे देशी साहित्य के बराबर है। हाँ, ये सिर्फ अहंकार नहीं था, ये एक सोची समझी रणनीति थी ताकि भारतीयों का अपनी संस्कृति और इतिहास से आत्मविश्वास ही खत्म हो जाए। और जब किसी कौम का आत्मविश्वास टूट जाता है तो उस पर शासन करना बहुत आसान हो जाता है। तो अगर शिक्षा के जरिए उन्होंने दिमाग पर कब्जा किया, तो फिर समाज को नियंत्रित करने के लिए उन्होंने क्या किया? यहीं पर शायद जाति और जनजाति की बात आती है। हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। किताब कहती है कि अंग्रेजों ने भारतीय समाज को समझने के लिए जिन लोगों को नृवंश विज्ञानी बनाकर भेजा, वे असल में ईसाई मिशनरी थे। अच्छा, अब ये कैसे कह रही है कि उन्होंने ऐसे फिर से परिभाषित किया? इसमें नया क्या था? बहुत अच्छा सवाल है। हाँ, वर्ण और जाति जैसी सामाजिक श्रेणियां पहले से थीं, लेकिन वे काफी हद तक लचीली और स्थानीय थीं। अंग्रेजों ने खासकर 1871 की जनगणना के बाद इसे पूरे भारत पर लागू होने वाले एक कठोर अपरिवर्तनीय सिस्टम में बदल दिया। मतलब हर किसी को एक जाति के डिब्बे में बंद कर दिया। बिल्कुल। और स्रोत ये भी बताते हैं कि ईसाई मिशनरियों ने जाति व्यवस्था और विशेष रूप से ब्राह्मणों को ईसाई धर्म फैलाने में सबसे बड़ी रुकावट माना। तो उन्होंने अपनी समझ को भारत पर थोप दिया। हाँ, उन्होंने अपने प्रोटेस्टेंट सुधार के इतिहास को भारत पर प्रोजेक्ट किया। जैसे यूरोप में मार्टिन लूथर ने कैथोलिक चर्च के खिलाफ सुधार आंदोलन किया था। हाँ। उसी तरह उन्होंने बौद्ध धर्म या सिख धर्म को ब्राह्मणवाद के खिलाफ सुधार आंदोलनों के रूप में पेश किया। अच्छा। ये तो भारतीय इतिहास की एक पूरी तरह से बाहरी व्याख्या थी। बिल्कुल। जिसे बाद में हमारी अपनी किताबों में सच मानकर पढ़ाया जाने लगा। ये कल्पना के उपनिवेशीकरण का एक सटीक उदाहरण है। ये सब इतिहास की बातें तो हैं, लेकिन किताब का असली तर्क तो यह है कि ये कहानी 1947 में खत्म नहीं हुई। ये विरासत आज भी हमारे साथ है। क्या वाकई ऐसा है? किताब इसके कई उदाहरण देती है। एक बहुत बड़ा उदाहरण है हिंदू मंदिरों पर सरकार का नियंत्रण। हाँ। ये नीति अंग्रेजों ने शुरू की थी ताकि वे मंदिरों की विशाल संपत्ति पर कब्जा कर सकें। आजादी के बाद एक सेक्युलर सरकार को ये व्यवस्था खत्म कर देनी चाहिए थी, है ना? हाँ, चाहिए तो थी। लेकिन ये जारी रही, जबकि मस्जिदों और चर्चों को काफी हद तक अपने मामले संभालने की स्वायत्तता है। किताब इसे एक औपनिवेशिक विरासत के रूप में देखती है। ये तो एक विरोधाभास लगता है। और कोई उदाहरण? एक और दिलचस्प उदाहरण उस बहस में है जो अक्सर होती है कि हिंदू धर्म एक धर्म है या जीवन शैली। हाँ, ये बहस तो चलती रहती है। स्रोत के मुताबिक ये सवाल ही इसलिए उठता है क्योंकि हम एक भारतीय परंपरा को धर्म की पश्चिमी इब्राहिमी परिभाषा के सांचे में फिट करने की कोशिश करते हैं। उस परिभाषा में क्या है? उस परिभाषा के लिए एक ईश्वर, एक पवित्र किताब और एक संगठित चर्च जैसी संरचना जरूरी है। जब हिंदू परंपरा इस सांचे में पूरी तरह फिट नहीं होती तो उसकी वैधता पर ही सवाल उठने लगते हैं। बिल्कुल, ये अपनी चीज को दूसरे के चश्मे से देखने का क्लासिक मामला है। ये वाकई सोचने वाली बात है। तो अगर ये नजरिया समस्या है, तो क्या किताब कोई और रास्ता सुझाती है भारत को देखने का, कोई अलग तरीका? हाँ, और यही किताब के तर्क का दूसरा हिस्सा है। वो भारत को यूरोपीय शैली के राष्ट्र राज्य के रूप में देखने के बजाय एक सभ्यता राज्य के रूप में देखने का सुझाव देती है। राष्ट्र राज्य और सभ्यता राज्य,
इन दोनों में मुख्य अंतर क्या है? भौगोलिक इकाई है जिसकी तय सीमाएं हैं, एक सरकार है, एक कानून है। ठीक है। लेकिन किताब राधा कुमुद मुखर्जी जैसे विद्वानों का हवाला देते हुए तर्क देती है कि भारत की एकता मूल रूप से राजनीतिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक और सभ्यतागत है। यह हजारों सालों से मौजूद है। किसी एक सम्राट या सरकार के आने से बहुत पहले से। और इस एकता का आधार क्या था? इसका आधार था एक साझा पवित्र भूगोल। ये क्या है? ये नदियों, पहाड़ों, जंगलों और तीर्थ स्थलों का एक विशाल नेटवर्क है। अच्छा, जिसने पूरे उपमहाद्वीप को एक सांस्कृतिक इकाई के रूप में जोड़ रखा था। तो ये सिर्फ तीर्थ यात्रा के बारे में नहीं है, ये तो एक तरह का मेंटल मैप है। मतलब जब कोई केरल का व्यक्ति गंगा स्नान के लिए हरिद्वार आता है तो वो सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं कर रहा, नहीं, बल्कि अनजाने में ही भारत की एक सभ्यतागत एकता को जी रहा है। ये तो सीमाओं के बनने से बहुत पहले का आइडिया ऑफ इंडिया है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये एक कल्चरल जीपीएस है। कल्चरल जीपीएस। हाँ, उत्तर में बैठा कोई व्यक्ति दक्षिण में रामेश्वरम को पवित्र मानता है और पूरब में कोई पश्चिम में द्वारका जाने का सपना देखता है। ये एकता नक्शों पर खींची गई लकीरों से नहीं बल्कि इन सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धागों से बुनी गई है। और यही भारत को एक महज राष्ट्र राज्य से ज्यादा एक सभ्यता राज्य बनाता है। बिल्कुल। और ये बहस सिर्फ अकादमिक नहीं रही, ये तो संविधान सभा में भी पहुंची थी। जी हाँ, जब देश का नाम तय हो रहा था, ये एक बहुत ही भावुक और गहरी बहस थी। क्या हुआ था वहां? एचवी कामत और हरगोविंद पंत जैसे सदस्यों ने जोरदार तर्क दिए। उनका कहना था कि भारत नाम इस नए गणराज्य को उसकी हजारों साल पुरानी सभ्यतागत पहचान से जोड़ता है। ये वो नाम है जो हमारे पुराणों में है, महाभारत में है, लोगों की जुबान पर है। बिल्कुल। जबकि इंडिया नाम के साथ क्या दिक्कत थी? उनका तर्क था कि इंडिया नाम विदेशियों ने दिया था। अच्छा। पहले यूनानियों ने सिंधु नदी के आधार पर और फिर अंग्रेजों ने इसे लोकप्रिय बनाया। ये नाम सीधे तौर पर हमारे औपनिवेशिक अतीत की याद दिलाता था। तो सवाल ये था कि क्या आजाद देश अपनी प्राचीन पहचान को अपनाएगा या उस नाम को जो उसे उसके गुलाम बनाने वालों ने दिया था? हाँ, और फैसला क्या हुआ? एक समझौता। एक समझौता। संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है, इंडिया दैट इज भारत। ये समझौता आज भी उस दुविधा और तनाव को दिखाता है जो भारत की दोहरी पहचान के बीच मौजूद है। एक प्राचीन सभ्यता और एक आधुनिक राष्ट्र राज्य। तो आज की हमारी इस चर्चा में हमने इस तर्क को समझा कि उपनिवेशवाद सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं थी, ये एक विश्व दृष्टि को थोपने का प्रोजेक्ट था। हाँ, एक ऐसी औपनिवेशिकता जो आज भी हमारे सोचने के तरीके को, हमारे संस्थानों को और हमारी पहचान को प्रभावित कर रही है। हमने 15वीं सदी के यूरोप में इसकी धार्मिक जड़ों को देखा, फिर भारत में शिक्षा और कानून के जरिए से कैसे लागू किया गया ये समझा, और आज के समय में इसके कुछ उदाहरणों पर भी गौर किया। और साथ ही हमने भारत को महज एक राष्ट्र राज्य के बजाय एक सभ्यता राज्य के रूप में देखने के एक वैकल्पिक नजरिए को भी छुआ, जिसकी एकता भूगोल से ज्यादा संस्कृति और चेतना में निहित है। ये स्रोत सामग्री हमें एक बहुत ही शक्तिशाली विचार के साथ छोड़ जाती है कि सच्ची आजादी सिर्फ झंडे या शासकों को बदलने से नहीं मिलती। वो चेतना में, सोच में एक मौलिक बदलाव लाने से मिलती है। बिल्कुल। और ये हमें सोचने के लिए एक गहरा सवाल भी देती है। अगर हम जिन औजारों का इस्तेमाल खुद को समझने के लिए करते हैं, चाहे वो धर्म की परिभाषा हो, इतिहास लिखने का तरीका हो या प्रगति की हमारी अपनी अवधारणा हो, अगर ये सारे औजार ही हमें एक औपनिवेशिक ढांचे से विरासत में मिले हैं, तो कोई समाज खुद को अपनी आंखों से फिर से देखना कैसे शुरू कर सकता है?